नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है 41वीं मीटिंग। इसमें हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा कहा है जो कि आर्थिक कम फिल्मी ज़्यादा है। तो वो फिल्मी क्या है और आर्थिक पक्ष क्या है, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जीएसटी काउंसिल की 41वीं मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये मीटिंग हर 2 महीने के बाद होती है, जिसमें जीएसटी लागू होने के बाद जो राज्यों को रेवेन्यू लॉस हुआ है उसके बारे में मीटिंग होती है, और मीटिंग होती है कि क्या जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में और क्या क्या सुधार होंगे। तो ये भी एक रूटीन मीटिंग थी। बस ये रूटीन मीटिंग का अंत कुछ ऐसे हुआ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई देखो, कोविड-19 और उसके जो प्रभाव रहे हैं, आर्थिक प्रभाव रहे हैं, वो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि दैवीय आपदा आई है। और दैवीय आपदा में इस तरह से कॉम्पनसेशन वगैरह की बात करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये दैवीय आपदा आई है, और इस पे ऐसा क्यों बोलना पड़ा है हमारे केंद्रीय मंत्री को कि ये दैवीय आपदा है। तो मुद्दा कुछ ये है कि जब जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी कब लागू किया गया? 2017 को, ठीक है। 2017 को लागू किया गया, तो साथ में एक एक्ट भी लागू किया गया। पार्लियामेंट एक एक्ट पास किया जो था जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, ठीक है। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में गारंटी दी गई स्टेट्स को कि उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी लागू हो जाने से उनको जो भी लॉस होगा, उनको जो भी रेवेन्यू लॉस होगा, उसको कॉम्पनसेट करेगी केंद्र सरकार आने वाले 5 साल तक, ठीक है। यानी कि 2022 तक उनको जो भी रेवेन्यू लॉस होगा उसमें उनको चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो गारंटेड है। पार्लियामेंट गारंटी दे रही है इस एक्ट के माध्यम से, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट के माध्यम से। और वो जो पार्लियामेंट है या केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार वो कॉम्पनसेशन का पैसा कहाँ से लाएगी? वो कहीं से तो लाएगी। तो वो क्या करेगी? एक सेस लगाएगी। सेस का मतलब होता है उपकर। आगे की स्लाइड में हम ज़्यादा समझ लेंगे सेस के बारे में। तो वो एक उपकर लगाएगी, सेस लगाएगी, किन चीज़ों पर? सिन और लग्जरी गुड्स पर। सिन गुड्स क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। लग्जरी गुड्स आपको पता ही है। लग्जरी गुड्स को हिंदी में बोलते हैं विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स पर और सिन गुड्स पर वो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, सेस लगाएगी। ये सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स वो गुड्स हैं जिनको आमतौर पर समाज के लिए हानिकारक माने जाते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए हानिकारक माने जाते हैं। वो वस्तुएं सिन गुड कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो अल्कोहल, टबैको, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, ड्रग्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सिन गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार को ये आश्वासन दिया गया कि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप जीएसटी में शामिल हों, जो भी आपका रेवेन्यू लॉस होगा उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, ठीक है। और उसकी गारंटी दे रहा है हमारा ये एक्ट, जो कि 2017 का एक्ट है, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट, ठीक है। तो ये मुद्दा था। इसके बाद पी चिदम्बरम का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये पैंडेमिक एक्ट ऑफ गॉड है, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर ये बताएं कि जो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से जो इकोनॉमी में मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है उसकी वजह से जो लॉस हुआ है, इसका आंसर कौन देगा, ठीक है। तो ये भी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है। तो हम इकोनॉमी को समझें, और ये सब जो वाकया हो रहा है इसमें आप देखेंगे एक मूवी याद आती है जो आप में से कई लोगों ने देखी होगी, ओ माई गॉड, जिसमें यही एक्ट ऑफ गॉड और इस तरह की बातें थी। कितनी फिल्मी बातें हो रही हैं, ठीक है। फिल्मों से बहुत प्रभावित हैं हमारी सरकार के तमाम लोग, ठीक है। मुझे एक इवेंट याद आता है जिसमें मैंने संपत सरल जी को सुना था, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। यूट्यूब पे इनकी रचना मिल जाएगी, ठीक है। और उनकी रचना है तमाशेबाज राजा की कहानी। इसमें अपने ढंग से जो एक व्यंग्यकार कह पाता है, कहा है उन्होंने, कुछ वैसी ही हमें याद आती है। इस वाले करंट इवेंट को पढ़ाते समय मुझे याद आ रहा है। तो कुछ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब ये एक्ट पास हुआ, तो जब एक्ट पास हुआ तो इसको रात के 12 बजे पास कराया गया,
ठीक है। कुछ उसी तरह जैसे हमें जब आज़ादी मिली थी तो एक इवेंट रात में किया गया था, ठीक है, मिडनाइट वाला, आपने स्पीच भी सुना होगा पंडित नेहरू का। तो कुछ उसी तर्ज पे ये एक इवेंट किया गया रात में, पूरे संसद भवन को सजाया गया और उसमें सरकार ने कहा कि ये जो है जीएसटी का लागू होना ये एक आर्थिक आज़ादी लेकर आया है भारत में, ठीक है, ये एक आर्थिक आज़ादी है, ठीक है। एज ए सिटीज़न मेरे लिए मुझे बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आता है कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी का लागू होना आर्थिक आज़ादी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं थे, इससे पहले गुलाम थे। तो हम किसके गुलाम थे? क्या ब्रिटेन के गुलाम थे या किसी और कंट्री के गुलाम थे आर्थिक रूप से, जो जीएसटी आने के बाद हमें आज़ादी मिली है? ये बताना आवश्यक है मंत्री को, है ना, हमारी सरकार को बताना ज़रूरी है। बट पूछता कौन है? जब कोई पूछता नहीं है तो बताएगा कोई कौन, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार के रूटीन वर्क हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनको भी इवेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और उससे जो क्वेश्चन उठते हैं उनका भी आंसर देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो एक जो इस तरह के रूटीन वर्क को तमाशे में कन्वर्ट कर देना, ये इस समय की प्रथा हो गई है। खैर, हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ और चीज़ों को देखते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू गैप है कॉम्पनसेशन को लेकर। मतलब अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होता तो राज्यों को 3 लाख करोड़ रुपए मिलते। कुल मिला के 3 लाख करोड़ का लॉस है। अब ये 3 लाख करोड़ में जो पैसे आएंगे वो है 65,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 3 लाख में से 65,000 करोड़ आ जाएंगे। 3 लाख आने चाहिए थे, कब आने चाहिए थे? जब जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होता। सिंपल 2017 से पहले वाली विधि चल रही होती, ठीक है, टैक्सेशन की, तो 3 लाख करोड़ रुपए आते, ठीक है। 65,000 करोड़ रुपए आएंगे। कुल मिला के 2.35 लाख करोड़ का लॉस है, रेवेन्यू लॉस है राज्यों को। काफ़ी बड़ा लॉस है ये, ठीक है। अब इसके लिए विकल्प जो दे रही हैं हमारी केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, वो 2 विकल्प दे रही हैं। उन विकल्पों पे जाएं उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो एक्ट ऑफ गॉड कह के सारा ठीकरा कोविड-19 पे फोड़ा जा रहा है वो कितना वाजिब है। क्या सारी जिम्मेदारी कोविड-19 को दी जा सकती है? हालांकि इस बात पे भी डिबेट हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है कि कोविड-19 को जैसा मैनेज किया गया, क्या वो बेस्ट तरीका था मैनेजमेंट का, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। तो हम देखें, ये जो रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी में, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो वो है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से वो कंपोनेंट है जो जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो लॉस नहीं होता। दूसरा कोविड-19 की वजह से है, ये बात सच है। तो हम इसको समझते हैं, अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होता और पुराना मेथड होता जो 2017 से पहले चला आ रहा है, तब जीएसटी की वजह से जो लॉस है वो लॉस है 97,000 करोड़ का, ठीक है, जो केवल जीएसटी के इम्प्लीमेंट से है, ठीक है। कोविड के 19 की वजह से भी जो लॉस हुआ है, ठीक है, वो लॉस है। इन दोनों लॉस को मिला दें तो कोई 3 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, ठीक है, 3 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, ओके। अब केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्री राज्यों को 2 ऑप्शन दे रही हैं इस शॉर्टफॉल से की कमी को बदलने के लिए। वो क्या कह रही हैं? और दोनों में ध्यान रखना है, राज्यों की ही सारी जिम्मेदारी है, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी इस शॉर्टफॉल को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। तो वो क्या क्या ऑप्शन दे रही हैं? वो ऑप्शन दे रही हैं कि कह रही हैं कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलकर एक स्पेशल विंडो खोल सकती है, जिससे नंबर 1, या तो वो जो रेवेन्यू लॉस हुआ है 97,000 करोड़ का, उसको ले लें, और वो लेने के बाद राज्य 2022 के बाद उसको पूरा करें, ठीक है। तो इसमें भी राज्य कर्ज लें, राज्य लोन लें आरबीआई से, जिसमें केंद्र सरकार मदद करेगी और सस्ता लोन दिलाएगी, और इस तरह से राज्य ही लोन लें, राज्य ही लोन चुकाएं। एक ऑप्शन ये दे दिया है उन्होंने। दूसरा ऑप्शन ये दे रही है केंद्रीय वित्त मंत्री कि राज्य क्या करें,
जीएसटी और इसका कोविड-19 के आने से दोनों से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को, पूरे नुकसान का कर्ज ले लें, जो कि होगा कितना, 2.35 लाख करोड़ रुपीस। उस पूरे नुकसान को आरबीआई से ले लें, ठीक है, कर्ज के रूप में, और उसको धीरे धीरे चुका दें। मतलब दोनों तरफ ध्यान रखना है, दोनों ही मैटर में, चाहे ऑप्शन 1 चुने वो या ऑप्शन 2 चुने, राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो लोन लें और उसको चुकाएं। केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी, केवल एक मीडिएटर का काम करेगी, बिचौलिया का काम करेगी, ठीक है। क्योंकि वही जो शुरू में हमने देखा, जिन्होंने कहा भाई एक्ट ऑफ गॉड के आगे तो सारे के सारे जो कमिटमेंट थे, जो संसदीय कमिटमेंट थे, उनको एक्ट ऑफ गॉड के आगे छिपाया जा सकता है, ये कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री का, ठीक है। ओके, तो राज्य क्या कह रहे हैं, राज्य क्या इसको स्वीकार करने को तैयार हैं, या आगे का क्या रास्ता हो सकता है। तो जो राज्य हैं, जैसे मैं 2 राज्यों की बात करूं, पंजाब राज्य और दिल्ली राज्य के वित्त मंत्री की, जो राज्य वित्त मंत्री हैं राज्यों में, पंजाब में ने तो कहा है कि हम इस तरह के किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे और केंद्र सरकार इस तरह से उनको मजबूर नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी तरफ असली रोना तो दिल्ली गवर्नमेंट ने रोया है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने तो कहा है कि हम तो पूर्ण राज्य भी नहीं हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है, और इस तरह से उनको आरबीआई लोन भी नहीं देगी, वो आरबीआई से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका काम कैसे चलेगा। उनका कहना है कि उनके रेवेन्यू में 57% का लॉस हुआ है और उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि अपने राज्य कर्मचारियों को सैलरी दे सकें, एमसीडी की सैलरी दे सकें, ठीक है। जो बसेस चल रही हैं दिल्ली सरकार की, उनकी सैलरी दे सकें और दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इतना भी उनके पास पैसा नहीं है। और केंद्र सरकार अगर मदद नहीं करती है तो राज्य की तमाम जो वित्तीय समस्याएं हैं वो सामने आ जाएंगी और बहुत दिक्कत होगी। क्या रास्ता है फिर, ठीक है। एक तरफ केंद्र सरकार बचने की कोशिश में है अलग अलग बहाने करके, और राज्यों की हालत तो आपके सामने है, ठीक है। पंजाब जैसे राज्य ऐसी बात कह रहे हैं, जिनके पास रेवेन्यू, ठीक ठाक रेवेन्यू आता है, वो ऐसी बात कह रहे हैं और उसमें सच भी है, ठीक है। तो क्या रास्ता हो सकता है, ठीक है। आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे इसका अपना, आपके पास कोई रास्ता है तो वो लिख के मुझे बताएं, मैं, है ना, मैं भी जानूंगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो एक हम मिडिल पाथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में, ख़ासतौर पे ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम जितने हैं, मिडिल पाथ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको अच्छा समझा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेस लगाया जा रहा है उसके परसेंटेज को ग्रो कर दीजिए, ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड कीजिए, ताकि सेस का जो कलेक्शन है वो बढ़े और उसके माध्यम से कॉम्पनसेट किया जाए, ठीक है। तो ये एक रास्ता हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या ये मुद्दा था, आर्थिक मुद्दा है, इसमें राजनीति भी शामिल है और इसमें फिल्मी बातें भी शामिल हैं, जैसा कि आपने देखा ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को जान लें, जो इसमें जो कुछ शब्द आए हैं उनके बारे में भी जान लें। जैसे जीएसटी काउंसिल, बहुत सिंपल है, जैसा मैंने कहा, जीएसटी अप्लाई करने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती हैं जिनके बारे में डिटेल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा गया है। तो आर्टिकल 279A ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल करती क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री हैं या जो वित्त से जुड़े हुए दूसरे सचिव हैं, उनके साथ मिलकर हर एक इंटरवल पर एक मीटिंग करती है और जीएसटी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निदान की, उनके निदान करने का प्रयास करती है, ठीक है। एक शब्द आया था सेस, ये भी जान लेते हैं। सेस क्या होता है। सेस क्या है, एक तरह का टैक्स है जो बेस टैक्स के ऊपर लगता है। तो टैक्स पेयर को से वसूला जाने वाला ये वो टैक्स है जो बेस टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। इसको उपकर हिंदी में बोलते हैं, सेस बोलते हैं। और सेस जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए लगाया जाता है, ठीक है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए लगाया जाता है जिस पर्पस के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो जैसे आपने बहुत सारे सेस सुने होंगे,
है ना, जैसे कि स्वच्छता उपकर इत्यादि सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पे मैंने संक्षेप में आपको बता दिया सेस के बारे में, ठीक है। तो सेस जो है एक परमानेंट टैक्स नहीं है, एक टेम्पररी टैक्स है जो बेस टैक्स के ऊपर लगता है और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है जब इसका पर्पस पूरा हो जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के टैक्सेस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सेस। तो ये पूरा मुद्दा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आपके जो भी कमेंट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाऊँ। धन्यवाद।